Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study chapter number 4, Sociology. First part इस chapter का, the chapter name is Introducing Western Sociologist. यानी इस चैप्टर के अंदर हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो सोशियोलॉजिस्ट हुए थे उनके आइडियाज़ क्या थे, उनके आइडियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में हम स्टडीज़ के अंदर करेंगे. तो बात आती है कि भाई सोशियोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशियोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. यानी क्रांति की संतान कहा जाता है सोशियोलॉजी को. बहुत ज्यादा पुराना अर्थ नहीं है इसका. यानी इसका जो उदय हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है यूरोप के अंदर, जो पिछले 300 सालों से यूरोप के अंदर जो पिछले 300 सालों से जो चेंजेज आते गए, क्रांतिकारी परिवर्तन आते गए, उसकी वजह से वहां के लोगों की लाइफ है जो क्या हो गई, चेंज हो गई. उसकी वजह से वहां के लोगों की लाइफ बदल गई. यानी जो रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, एकदम से कोई रिवॉल्यूशन नहीं आता. रिवॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि भाई व्हेन द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग कंडीशन देन दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कंडीशन. और धीरे धीरे वो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होकर के वही चीज एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. जो पिछले 300 सालों के अंदर जो यूरोप के अंदर जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए, क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए, उसकी वजह से यूरोप के जो लोगों की जो लाइफ थी वो ही चेंज हो गई. यानी वो लोग जो पहले उनका लाइवलीहुड कमाने का जो तरीका था वो चेंज हो गया, सोसाइटी का तरीका था वो चेंज हो गया, पॉलिटिक्स वहाँ की उसका भी इसका इम्पैक्ट पड़ा. तो ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे डेवलप होती गई. तो इसलिए सोशियोलॉजी को क्या कहा जाता है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन. अब इस चेंजेस में 3 major social processes developed the intellectual ideas and materialistic aspects that went into the making of sociology as a discipline. These social processes were, यानी ये जो चेंजेज हुए उसके अंदर मेजर 3 एस्पेक्ट्स का या हाथ है. फर्स्ट वन इज द एज ऑफ रीजन. यानी जो सोचने की जो क्षमता थी लोगों की पहले केवल किसके बेस के ऊपर, ट्रेडिशनल कस्टम के बेस के ऊपर ही थी, जो चला हुआ आ रहा है उसी हिसाब से. नाउ अब रीजन के बेस के ऊपर सोचने लगे. कस्टम को उन्होंने धीरे धीरे रिफ्यूज करना शुरू करा. सेकंड सबसे बड़ा जो इंपैक्ट यूरोप के ऊपर पड़ा वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. और थर्ड वन इज द साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. यानी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उससे वहां के लोगों की टोटल ही लाइफ चेंज हो गई. तो अब सबसे पहले हमारा आता है, इसके अंदर हम बात करें द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर. तो मैंने जो कहा कि ये तीनों चीजों का इंपैक्ट केवल यूरोप के ऊपर ही नहीं पड़ा, बल्कि यूरोप के कॉन्टेक्ट में जो कंट्रीज आए थे उन पर भी इन सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ा. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी इंपैक्ट उन कंट्रीज पे ऊपर आया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी इंपैक्ट उन कंट्रीज पे आया, तो जो रीजनेबल थिंकिंग थी लोगों की डेवलप हुई थी उसका भी इंपैक्ट. तो यहां पर ये कह रहा है कि जो ये रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थे उसका इंपैक्ट की वजह से वहां के लोगों की लाइफ पूरी तरह बदल गई थी. तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी में बात करें तो मॉडर्न एरा इन यूरोप एंड द कंडीशन ऑफ मॉडर्निटी वर ब्रॉट अबाउट 3 मेजर प्रोसेस. तो
यूरोप के अंदर जो आधुनिक युग की हम बात करते हैं या फिर वो मॉडर्निटी यानी आधुनिकता की वो सारी अवस्थाएं जिसकी वजह से इस प्रोसेस क्रिएट हुआ, तो वो उस प्रोसेस के अंदर 3 तरह के प्रोसेस क्रिएट हुए। तो पहला था द एनलाइटमेंट और डॉनिंग ऑफ द एज ऑफ रीजन, यानी लोगों की जो सोचने करने की क्षमता थी और वो रीजन के बेस के ऊपर डेवलप हुई थी, जो मैंने पहले भी बताया। सेकेंड, द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एम्बॉयडेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से सॉवरेनिटी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। और थर्ड था आपका द सिस्टम ऑफ मास मैन्युफैक्चर इनऑर्गेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो पहले प्रोडक्शन था वो केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए था। अब इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन था वो अब मार्केट पर्पज के हिसाब से था। तो हम सबसे पहले बात करें द एनलाइटमेंट। तो ड्यूरिंग द लेट 17th और 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप saw the emergence of radically new ways of thinking about the world। तो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे उनका दृष्टिकोण, सोचने का तरीका वो अब बदल गया था। वो एक नए तरीके से अब सोचने लगे थे, यानी रीजन के बेस के ऊपर उन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया था। द एबिलिटी टू थिंक रेशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ ऑल नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट, यानी सोचने की क्षमता, विवेकपूर्ण ढंग से अपन किसी चीज को समझ रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग था वो एक तरह से बिल्कुल बदल गया, यानी उसको अब क्या माना गया कि प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ नॉलेज, यानी वो नॉलेज को प्रोड्यूस भी कर रहा है अपनी सोचने समझने की क्षमता के बेस के ऊपर, नॉलेज के बेस के ऊपर नॉलेज को क्रिएट कर रहा है, और साथ में उस नॉलेज से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उसको कंज्यूम भी कर रहा है। यानी एक तरह से सिंपल हिंदी में बोले कि भाई ये उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो इस तरह से उसको क्या बोला गया, नोइंग सब्जेक्ट, यानी एक तरह से वो मनुष्य जो है, पीपल को क्या माना गया कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ज्ञान का पात्र है, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी नॉलेज को क्या करता जा रहा है, डेवलप करता हुआ जा रहा है, और उस नॉलेज के बेस के ऊपर अपने बेनिफिट गेन करता हुआ जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये तो ऐसा नहीं कि सारे पर्सन को उन्होंने वही माना। तो ऑन द अदर हैंड ओनली पर्सन हु कुड थिंक एंड रीजन कुड बी कंसिडर्ड एज फुली ह्यूमन, यानी जो नॉलेजेबल पर्सन थे, जिसमें कि सोचने समझने की पावर थी, जिसमें कि स्किल थी, अपनी टैलेंट था, अपने तरीके से चीजों को एक्सप्रेस कर सकते थे, उन लोगों को क्या माना गया कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, फुली ह्यूमन बीइंग। और वो लोग जो कि ऐसा नहीं कर पाते थे, यानी दोज हु कुड नॉट रिमाइन डेफिशिएंट एज ह्यूमन बीइंग एंड वर कंसिडर्ड एज नॉट फुली इवॉल्व्ड ह्यूमंस, यानी जो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे उनको क्या माना गया कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं है। उनको क्या दर्जा दिया गया, नेटिव ऑफ प्रिमिटिव, पुराने आदि मानव हैं, सेवेज है, बर्बर हैं, यानी उनको सिविलाइज करने की जरूरत है, जिससे कि वो लोग भी अपनी नॉलेज को आगे डेवलप कर पाए। तो फॉर द रीजन टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, it was necessary to displace nature, religion and the divine acts of God from the central position। तो जो भी
पर्सन रीजनेबल थिंकिंग करता था या अपने आर्गुमेंट्स को एक रीजन के बेस के ऊपर देता था, यानी युक्ति संगत बात करे कोई पर्सन, तो उसकी वजह से उसको उस चीज को एक तरह से क्या माना गया, उसको विशिष्टता का स्थान दिया गया। और इसके लिए जरूरी था कि यानी जो पुराने तौर तरीके चले हुए आ रहे थे उनको हटाना, यानी सुपरस्टिशियस वगैरह जो फैले हुए थे उनको हटाना, नेचर के प्रभाव को कम करना, रिलीजन के प्रभाव को कम करना था, और देवी देवताओं का जो प्रभाव होता जा रहा था, इन सारी चीजों को कम करना। यानी जो आप सोच रहे हैं, जो चीजें चली हुई आ रही हैं, उन चीजों को आप कस्टम के बेस के ऊपर, ट्रेडिशन के बेस के ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब ये था, यानी जो भी चीजें इवॉल्व हो रही हैं उसको आप रीजन के बेस के ऊपर एक्सेप्ट कीजिए, उसको चेक करके देखिए रीजन के बेस के ऊपर कि ये चीज वास्तव में तथ्यात्मक रूप से सही भी है या नहीं है, और जो चीज सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो चीज गलत है उसको रिजेक्ट कीजिए। तो द एनलाइटमेंट वाज मेड पॉसिबल बाई एंड इन टर्न हेल्प टू डेवलप एटीट्यूड ऑफ मैनकाइंड दैट वी रेफर टू टुडे एज सेक्युलर, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक। तो जो एनलाइटमेंट जो डेवलप हुआ था, ज्ञान का उदय हुआ था, नॉलेज जो डेवलप हुई थी, उस नॉलेज को जरूरत थी कि उसको वास्तविकता के अंदर चेंज किया जाए। अब जब हम इस नॉलेज को वास्तविकता के अंदर चेंज करने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें हमारा एटीट्यूड को चेंज करना, डेवलप करना पड़ेगा, और वही एटीट्यूड को आज हम सेक्युलर, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक की संज्ञा देते हैं, या उस नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। इसके बेस के ऊपर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की हम बात करें तो ज्यादातर लोग थे जो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, अपने खाने कमाने के लिए खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे, जमींदारों के अधीन काम कर रहे थे, राजा महाराजाओं का रोल ज़्यादा था, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नहीं थी। लेकिन 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट हुई थी तो अनाउंस द अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन स्टेट। एक नया नाम आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि नेशन स्टेट क्या है। यानी कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके एक कंट्री टाइप बनाया गया, उसी को ही नाम दर्जा दिया गया नेशन स्टेट का। तो यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो अनाउंस हुई थी उसका व्यक्ति और राज्य दोनों के स्तर पर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है उसको डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया, उसकी घोषणा की गई थी। तो द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स asserted the equality of all citizens and questioned the legitimacy of privileges inherited by the birth। तो यहां पर यह कह रहा है कि जब ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया, मानव अधिकारों को घोषणा पत्र दिया गया, तो asserted the equality of all citizens, इसके अंदर किस चीज के ऊपर जोर दिया गया कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब इक्वल हैं। और इसने बर्थ के बेस के ऊपर जो लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे उस चीज के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी जो एज यू नो डेट द फ्रेंच सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट पीपल हैविंग सम स्पेशल प्रिविलेजेस
उनके पास में वो किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो कॉमन पर्सन को हार्ड वर्क करना पड़ता था, ये सारी जो चीजें थी ये बर्थ के बेस के ऊपर चली हुई आ रही थी। तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई ये सारी चीजें गलत है। द पीजेंट मोस्ट ऑफ whom were serfs or bonded labor tied to landed estates owned by the members of the aristocracy were freed of their bonds। जो किसान थे, गरीब तबके के किसान जो थे, मोस्ट ऑफ whom were serfs, अधिकतर वो लोग क्या थे, गुलाम थे, बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करते थे। जो बॉन्डेड लेबर के रूप में जो काम करते थे, वो जो उस समय के जो जमींदार थे उनके साथ में एक टाइड अप हो रहा था, उनके साथ बंधे हुए थे, उनको काम के बदले में पैसा नहीं मिलता था। एरिस्टोक्रेसी के वहां पर काम करके अपने आप को ऑब्लाइज फील करते थे। तो उन सब मेंबर्स को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। The numerous taxes paid by the peasant to the feudal lords and to the churches were cancelled। अब कई सारे जो टैक्सेस थे, जो चर्च ने भी लगा रखा है अपना टैक्स, तो राजा ने भी लगा रखा है अपना टैक्स, और सारा टैक्स ये सब वसूल जो फेडरल लॉर्ड्स ने लगा रखा है, जमींदारों ने लगा रखा है, तमाम तरह के टैक्स लोगों के ऊपर लगा रखे थे, वो सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। द स्टेट हैड टू रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द ऑटोनॉमस इंडिविजुअल्स। अब प्रत्येक व्यक्ति की प्राइवेसी का राज्य को क्या करना था, सम्मान करना था। एंड इट्स लॉज कुड नॉट इंट्रोड्यूस अपॉन द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द पीपल। और जो ऐसे कानून बनाए गए कि जो गवर्नमेंट थी वो कॉमन पीपल की लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, यानी उनकी प्राइवेसी को उनको रेस्पेक्ट दिया गया। ए सेपरेशन वॉज बिल्ट बिटवीन द पब्लिक रियम ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट रियम ऑफ द हाउस होल्ड, यानी पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। अब पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चीजें थी, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीजें थी, तो उसके बारे में कह रहा है कि रिलीजन एंड द फैमिली, इसको प्राइवेट के अंदर रखा गया है। यानी आपकी इच्छा है, आप जिस तरह से पूजा पाठ अर्चना जो भी करनी है अपनी फैमिली के साथ में करें। और जबकि इस एजुकेशन, स्पेशली स्कूलिंग एजुकेशन को पब्लिकली करा, यानी कंपलसरी कर दिया गया वहां पर। तो द नेशन स्टेट इटसेल्फ वाज आल्सो डिफाइंड एज ए सॉवरेन एंटिटी विद ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो नेशन स्टेट को क्या बताया गया कि बिल्कुल सॉवरेन है, संप्रभुत्व है, शक्तिवान है, जिसके पास की सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। यानी गवर्न करने की सारी पावर किसके पास में है, नेशन स्टेट के पास में है। लोगों के ऊपर रूल करने की पावर स्टेट के पास में। द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब मेन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे आपके वो क्या थे, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टिलिटी, और ये एक तरह से मॉडर्न स्टेट के मुख्य नारे बन गए थे। यानी लोग इसी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे। अब आता है बेटा हमारा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो दो पार्ट हमारे हो गए, एक एनलाइटमेंट का, दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब आता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बेस के ऊपर पूरा वर्ल्ड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री वर लेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी जो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई थी किसकी वजह से है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से डेवलप हुई थी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ हुई थी बेटा, ब्रिटेन के अंदर। और कब, 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत का टाइम माना जाता है। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हैड टू मेजर एस्पेक्ट्स। अब इसके भी दो मेजर एस्पेक्ट थे। वो क्या थे, द फर्स्ट वाज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी आपके पास में जो नॉलेज है, साइंस का मतलब ही यहां पे क्या है, नॉलेज से ही है। यानी आपके पास जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करी है,
उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जाए, पर्टिकुलरली बाय द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन, नई नई मशीनों को आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे पास में एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से स्किलफुली काम में लें। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज के बेस के ऊपर ही डेवलप हो सकती थी। तो इस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज में लिया गया। अब सिस्टमेटिक तरीके से यूज में जस्ट लाइक जैसे कि आपके स्पिनिंग जेनी की हम बात करें, स्पिनिंग जेनी की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर प्रोडक्शन एकदम से तेजी से बढ़ा, मशीन का यूज हुआ और प्रोडक्शन जब तेजी से बढ़ा यानी प्रोडक्शन मार्केट पर्पज के लिए हुआ, वर्कर्स को कम काम करना पड़ता था, हालांकि इसका इंपैक्ट दूसरा भी पड़ा अपन उसमें, लेकिन नॉलेज का यूज किया गया। स्टीम इंजन का यूज किया गया, वो भी इसी का ही एक एग्जांपल है, जिससे कि ये जो क्या बोलते हैं एनर्जी के सोर्स डेवलप हुए, एनर्जी के बेस के ऊपर मशीनों को चलाया जाने लगा। अब इंडस्ट्रीज थी, मशीनें थी, रॉ मटेरियल ज्यादा था, चाहिए था, तो वर्ल्ड के लोग भी आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आने लगे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल अब दूसरे कंट्रीज से मंगाना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। तो कहने का मतलब जो इसका इंपैक्ट था वो भी धीरे धीरे आगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर आता गया। तो सेकेंडली द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आल्सो इवॉल्व द न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेबर। तो अगले उसके और हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से लेबर और मार्केट दोनों एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज हुए, जैसा कि पहले कभी पास्ट में नहीं हुआ था, यानी सारी चीजें डेवलप हुई। चेंजेस इन प्रोडक्शन सिस्टम आल्सो रिजल्टेड इन मेजर चेंजेस इन सोशल लाइफ। जब आपका प्रोडक्शन सिस्टम बदला तो आपकी सोशल लाइफ भी क्या हुई, चेंज हुई। फैक्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी अर्बन एरियाज के अंदर। अब फैक्ट्रीज के अंदर काम कौन कर रहा है, वर्कर कर रहे थे। वर्कर कहां से आए, गांवों से आए थे। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पे गांवों के अंदर वर्क अवेलेबल नहीं था, तो काम की तलाश के अंदर वो लोग सिटीज के अंदर आके सेटल हुए और उनको फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर वर्क मिला। लो वेजेस एट द फैक्ट्री मीन दैट द मैन, वीमेन एंड इवन चिल्ड्रन हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन हैजार्डस सर्कमस्टांसेस टू मेक आउट ऑफ लिविंग। अब जो लोग काम कर रहे थे उसमें मैन थे, वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, काफी लो वेजेस के ऊपर उन लोगों को वर्क करना पड़ा। लंबे लंबे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे और हैजार्डस करने हुए खतरनाक स्थितियों के अंदर, परिस्थितियों के अंदर उन लोगों को लंबे समय तक वर्क करना पड़ रहा था। सिटीज एंड टाउन्स बिकम द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। यानी लोग गांवों से आकर के अब सिटीज टाउन के अंदर सेटअप होने लगे। जो रिच और पावरफुल पर्सन थे वो तो सिटी के अंदर रहने लगे, लेकिन जो वर्किंग क्लास पीपल था वो भी सिटी में आया, लेकिन वो सिटी के अंदर कहां पे रहते थे, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर, स्लम एरिया के अंदर, पॉवर्टी के अंदर वो लोग रहा करते थे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस विद द स्टेट assuming control of health, sanitation, crime control and general development created the demand for the new kinds of knowledge। जो मॉडर्न फॉर्म्स थी गवर्न करने की, एक लोगों के ऊपर रूल करने की जो वो थी शासन पद्धति थी, उसके अनुसार शासन तंत्र की यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो हेल्थ है, सैनिटेशन है, क्राइम कंट्रोल, इन चीज़ों के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण रखे। यानी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। तो जो बेसिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराई जाए तो उसके लिए एक नई जानकारी और नई नॉलेज की जरूरत फील हुई थी। तो उसके इस चीज के ऊपर अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने अपने आइडियाज दिए।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म जर्मनी के अंदर हुआ, लेकिन अपना अधिकतर समय कहां पर बिताया? ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि उनके विचारों की वजह से ही उनको क्या कर दिया गया, उनकी मातृभूमि से उनको बेदखल कर दिया गया। उसके बाद वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया चले गए, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से भी उनको देश निकाला दे दिया गया। फिर वो ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन में आकर के फिर उन्होंने अपना टाइम गुजारा और अपने आइडियाज डेवलप करे। तो ये कार्ल मार्क्स हैड स्टडीड फिलॉसफी बट ही वाज नॉट ए फिलोसोफर, यानी उन्होंने फिलॉसफी की स्टडी किया लेकिन फिलोसोफर नहीं थे, वो एक सोशल थिंकर थे जो कि इस चीज की वकालत करते थे कि ही वाज ए सोशल हु एडवोकेटेड टू एंड द ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण और अत्याचार से समाज को मुक्त किया जाए, इस चीज की वो वकालत करते थे। और उनका विश्वास था कि जो साइंटिफिक सोशलिज्म की वजह से वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, लोगों को शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिला सकते हैं। तो मार्क्स आर्ग्यूड दैट ह्यूमन सोसाइटी हैड प्रोग्रेस्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। तो मार्क्स का यह भी मानना था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर डेवलप हुई है। अब वो क्या थी? प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेवरी, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारी प्रोसेस के बाद में ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस की है। तो सबसे जो चीज का ध्यान था वो था कैपिटलिस्ट के ऊपर, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय एन एवर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस ऑफ एलिनेशन ऑपरेटिंग द सेवरल लेवल्स। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो थी वो वाज मार्क्ड बाय एवर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था ये, जिसको कि अलग अलग लेवल के ऊपर ऑपरेट करने की जरूरत थी। तो फर्स्ट लेवल जो इसलिए दिया कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज वन वेयर ह्यूमंस आर मोर एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर देन एवर बिफोर, यानी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ये कहता है कि ह्यूमन को नेचर से बिल्कुल अलग कर लिया जाए। सेकंड के अंदर कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर एज कैपिटलिज्म इंडिविजुअलाइज प्रीवियसली कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप गेट मोर एंड मोर मार्केट मीडिएटेड। तो दूसरे नंबर पे कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैपिटलिज्म की बेस के ऊपर वो क्या हो गया? अलग हो गया। इंडिविजुअल और इंडिविजुअलाइज प्रीवियसली कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपस में मिलकर के अब क्या बनाए? एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एंड रिलेशनशिप गेट मोर एंड मोर मार्केट मीडिएटेड, और जो आपस में उनके संबंध हो वो कैसे हो? मार्केट मीडिएटेड, यानी जो प्रोडक्शन है या जो भी चीज हो मार्केट पर्पज के हिसाब से है। तीसरा कह रहा है लार्ज मास ऑफ वर्किंग पीपल इज एलिनेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर, यानी ज्यादातर जो वर्किंग पीपल हैं उनको उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर तो उनका कोई राइट ही नहीं बचता। अब मार्क्स ये मानता था कि कैपिटलिज्म वाज नेवरथलेस ए नेसेसरी एंड प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिकॉज इट क्रिएटेड द प्री कंडीशन ऑफ एन एग्लिटेरियन फ्यूचर फ्री फ्रॉम बोथ एक्सप्लॉइटेशन एंड पॉवर्टी। तो मार्क्स का खुद का मानना था कि कैपिटलिज्म जरूरी है और ये ह्यूमन हिस्ट्री को डेवलप करने की पहली स्टेज है, बिकॉज इसके बेस के ऊपर ही एक समतावादी विचारधारा, समतावादी समाज डेवलप होगा जो कि उस समाज को जो एक्सप्लॉइटेशन के अंदर है, पॉवर्टी के अंदर है, उससे उसको फ्री कर देगा। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वुड बी ट्रांसफॉर्म बाय इट्स विक्टिम्स, यानी जो पूंजीवादी समाज है उसको ट्रांसफॉर्म किसके थ्रू बदला जा सकता है? विक्टिम्स। अब विक्टिम यहां पर कौन है? वर्किंग क्लास पीपल हु वुड यूनाइट टू कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्यूशन, यानी आपस में अंदर अगर ये वर्किंग क्लास पीपल एक हो जाए तो रिवोल्यूशन ला सकते हैं टू ओवरथ्रो इट, यानी किसको ओवरथ्रो कर देंगे? कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर सकते हैं और एस्टैब्लिश ए फ्री एंड इक्वल सोशलिस्ट सोसाइटी, एक बिल्कुल
इक्वल सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म, मार्क्स अंडरटुक एन elaborate society of its political, social, especially its economic aspects. अब इस चीज को अगर हम समझे तो वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म, तो इस चीज के ऊपर मार्क्स ने एक बहुत लंबी स्टडी करी थी और उसको एलोबरेट किया। किस चीज को? यानी वर्किंग सिस्टम को इसने पॉलिटिकल से बेसिस के ऊपर, सोशल बेसिस के ऊपर और स्पेशली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अंदर इसको इसने डिस्क्राइब किया। अब जो मार्क्स का कॉन्सेप्शन था वो किसके ऊपर बेस्ड था? मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपका जो प्रोडक्शन पर्पज है, जो मैं पहले ही कहा आपको कि अर्लियर बिफोर सेल्फ कंजप्शन के बेस के ऊपर था। अब मोड ऑफ कंजप्शन किसके ऊपर आ गया? आपका मार्केट पर्पस के लिए। तो द इकोनॉमिक बेस इज प्राइमरीली इकोनॉमिक एंड इंक्लूड्स द प्रोडक्टिविटी फोर्सेस एंड प्रोडक्शन रिलेशन। तो इकोनॉमिक बेस की जो प्राइमरी थिंग्स थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? आर्थिक के क्रियाओं के ऊपर बेस्ड थी, इकोनॉमिक के बेस के ऊपर बेस्ड थी। और इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व थी? प्रोडक्टिव फोर्सेस, यानी आप क्या क्या चीजें डेवलप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोडक्शन रिलेशन, यानी आपस में उनके अंदर कौन कौन से चीजें मिक्सअप हो रही हैं, यूज में आ रही हैं, उन चीजों को प्रोड्यूस करने में, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व थी। अब प्रोडक्टिव फोर्सेस का मतलब था मींस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड है, आपकी प्रोडक्टिव फोर्सेस है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, ये और सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इनके बिना तो किसी चीज का प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं था। आपको किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए, आपने कोई चीज़ डेवलप करी है टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर, उसके बाद में आपके पास में एनर्जी रिसोर्सेज आपके पास में होने चाहिए। किस एनर्जी रिसोर्सेज को आप यूज में ले रहे हैं, किस तरह से काम में ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, पेट्रोलियम है, और भी कुछ हो सकता है। तो प्रोडक्शन रिलेशन, तो यानी वो चीज़ जो थी प्रोडक्टिव फोर्सेस थी। अब प्रोडक्शन रिलेशन के अंदर ये कहता है रेफर टू ऑल द इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, यानी इसके अंदर क्या चीज आ रही है? फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्शन रिलेशन आर आल्सो प्रॉपर्टी रिलेशन, यानी ये किस चीज के ऊपर है? प्रॉपर्टी रिलेशन, और रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ओनरशिप, यानी आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर आखिर में हक किसका है? लेबर का या मालिक का? और कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो एंटरप्रेन्योर है या जो है वही उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है। तो मार्क्स आर्ग्यू दैट पीपल्स आइडियाज एंड बिलीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ विच दे वर पार्ट। तो मार्क्स ने इस चीज का तर्क दिया, पीपल्स आइडियाज और बिलीफ जो है वो किससे डेवलप हुए हैं? इकोनॉमिक सिस्टम से डेवलप हुए हैं, और वो उसका एक पार्ट है। तो हाउ ह्यूमन बींग्स आर अर्न देयर लाइवलीहुड, ये भी चीज, यानी कैसा आप पैसा कमा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? मेटेरियल लाइफ शेप्ड आइडियाज, यानी जो चीज मेटेरियल है विच कैन बी परचेज, उसकी वजह से लोगों की सोच बदली। आइडिया डिड नॉट शेप मेटेरियल लाइफ। मार्क्स लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो मार्क्स ने किसके ऊपर जोर दिया बेटा? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया था। एंड प्रोसेस, बिकॉज ही बिलीव दैट दे फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोशल सिस्टम थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपका एक अपना सोशल सिस्टम डेवलप होगा, जिससे के बेस के ऊपर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पार्ट अपने समझ में आया है आपके। इस पार्ट के अंदर हमने केवल कार्ल मार्क्स को लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके हम क्लास स्ट्रगल और उसके आगे वाले पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।